राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सास ननद की चाल, बहू का पलटवार। बरसों से रीमा के घर में रौनक थी। आज उसकी शादी थी। सुनहरे रंग की भारी कढ़ाई वाली लहंगा चोली में सजी, गहनों से दमकती हुई रीमा एकदम किसी फिल्म की नायिका जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, आंखों में भविष्य के सपनों की चमक थी। बारात जैसे ही द्वार पर पहुंची, ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। रीमा के पिता मोहन लाल जी आदर और गर्व के साथ में बारातियों का स्वागत कर रहे थे। दूल्हा राजेश हल्के क्रीम रंग की शेरवानी और सुनहरी पगड़ी में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। रीमा ने पहली बार उसे करीब से देखा था। आंखों में आत्मविश्वास, होठों पर हल्की सी मुस्कान। विवाह की सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हुई। जब विदाई का समय आया, रीमा की आंखें भर आई। माँ के गले लगते ही आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटी ससुराल में सबका आदर करना और हमेशा सच का साथ देना। रीमा ने सिर हिलाकर हामी भरी। जब रीमा अपने नए घर में पहुंची तो दरवाजे पर आरती की थाली लिए कमला देवी यानी कि उसकी सास खड़ी थी। कमला देवी लंबी सी गेहुए रंग की महिला थी, जिनके चेहरे पर एक हल्की शक्ति हमेशा बनी रहती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर किसी को परख रही हों। उनके बगल में खड़ी थी सीमा, राजेश की छोटी बहन। सीमा पतली दुबली, फैशन में डूबी और चेहरे पर हल्की सी नक चढ़ी मुस्कान लिए हुए थी। आओ बहू, लक्ष्मी के रूप में हमारे घर कदम रखो, कमला देवी ने कहा। लेकिन उनकी आवाज में वह गर्मजोशी नहीं थी जो रीमा ने अपने मायके में महसूस की थी। रीमा ने चुपचाप से पैर पोंछकर थाली पर रखा, कुमकुम अपने पैरों से छुआ और घर में कदम रखा। सुबह सुबह रीमा ने सोचा कि वह सबके लिए चाय बना दे ताकि अच्छा असर पड़े। वो रसोई में गई और सावधानी से चाय तैयार करने लगी। कमला देवी अंदर आई और कप में चाय डालते हुए बोली, इतना दूध क्यों डाल रही हो? हमारे घर में चाय गाढ़ी नहीं, हल्की बनती है। रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे ठीक है माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। सीमा भी आकर बोली, और हाँ भाभी, चाय में पत्ती कम डालना वरना कड़वी हो जाती है। रीमा ने सोचा, ठीक है, छोटी सी गलती है, इसे लेकर कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उसकी पहली कसौटी थी, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे कितनी बार यह बात दोहराई जाएगी। शाम को जब रिश्तेदार घर से लौट चुके थे, कमला देवी और सीमा एक कमरे में धीरे धीरे बातें कर रही थी। अम्मा, मुझे ये रीमा कुछ ज्यादा ही सीधी साधी लग रही है। सीधी? देखना सीमा, ये बहुएं बाहर से भली लगती हैं, लेकिन घर की हालत बदल देती हैं। सीमा मुस्कुरा दी। तो फिर देखते हैं हमारी नई बहू कितने पानी में है। रीमा अपने कमरे में बैठी मायके की तस्वीर देखते हुए सोच रही थी, काश माँ की बातें सच हों और ये घर सच में मेरा अपना बन जाए। सुबह के 7 बजे थे। हल्की धूप आंगन में पड़ रही थी और रसोई से हल्की हल्की अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही थी। रीमा जल्दी उठ गई थी। उसने सोचा, ससुराल में पहला हफ्ता है तो जितना हो सके सबका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। वो रसोई में चाय के साथ साथ नाश्ते के लिए आलू के पराठे भी बनाने लगी। तभी कमला देवी अंदर आई। उनकी भौहें हल्की तनी हुई थी। बहू, पराठे बना रही हो? उन्होंने चाय के कप उठाते हुए पूछा। जी माँ जी, सबको पसंद आएंगे। ये सोचकर पसंद आएंगे, कमला देवी हल्के व्यंग्य से बोली, अरे हमारे घर में नाश्ते में हल्का खाया जाता है। ये तो मायके वालों की आदत है कि सुबह सुबह तेल घी से भरे पराठे ठूंस लेते हैं। रीमा चुप हो गई, हल्की मुस्कान में अपने मन का खट्टापन छुपाते हुए। अगली बार ध्यान रखना, कमला देवी ने कहा और वह बाहर चली गई। कुछ देर के बाद सीमा रसोई में आई। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन रीमा को देखते ही कॉल काट दी। भाभी, आप पराठे बेल रही हैं? हाँ, नाश्ते में, सीमा ने हंसते हुए कहा। अरे भाभी, पराठे बेलना तो आना चाहिए ना। ये देखो, ये तो गोल भी नहीं बन रहे हैं। हमारे घर की बहू को तो हर चीज परफेक्ट करनी चाहिए, वरना फिर लोग हंसते हैं। रीमा के हाथ वहीं रुक गए, पर फिर उसने धीरे से कहा, अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। सीमा मुस्कुरा कर बाहर निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ साफ झलक रहा था। नाश्ता जब सबके सामने परोसा गया तो कमला देवी ने एक बाइट लेते ही बोला, नमक कम है। सीमा ने तुरंत जोड़ दिया, और पराठे तो इतने मोटे हैं कि एक खाकर ही भर जाओ। रीमा ने सबके सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में चुभन सी महसूस हुई। वो सोच रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सराहना की जगह ताने ही मिले तो फिर क्या ही फायदा है।
उस रात कमरे में बैठी रीमा ने राजेश से कहा, आज माँ जी और सीमा दीदी शायद मुझसे खुश नहीं हैं। राजेश ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम बस अपना काम मन से करो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीमा ने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ कि ये पहले ताने किसी बड़े तूफान की शुरुआत है। शाम का वक्त था, हॉल में कुछ मोहल्ले की औरतें आई हुई थी। चाय नाश्ते का दौर चल रहा था। रीमा रसोई में बैठी गर्मा गर्म पकौड़े तल रही थी। तभी उसे हॉल से सास और ननंद की बातें सुनाई दी। कमला देवी हंसते हुए औरतों से बोली, अरे मेरी बहू तो मायके से इतनी नाजुक आई है कि शुरू शुरू में झाड़ू भी ठीक से पकड़ना नहीं आता था। सब औरतें खिलखिलाकर हंसने लगी। सीमा ने भी मौके पर ताना मारा, और अम्मा, आपने वो दिन नहीं देखा जब भाभी ने पहली बार रोटी बनाई थी? अरे रोटी तो गोल की जगह नक्शे जैसी बन गई थी। हॉल में फिर से ठहाके गूंजे। रीमा ने पकौड़े तले, थाली में सजाए और चेहरे पर मुस्कान रखकर हॉल में आई, लेकिन उसके दिल में गहरी चोट लगी थी। पड़ोस की एक महिला ने मुस्कुराकर पूछा, बहू मायके में सब कुछ ठीक है? रीमा ने मुस्कुराकर कहा, जी सब अच्छे हैं। सीमा बीच में ही बोल पड़ी, हाँ अच्छे तो होंगे ही, लेकिन वहाँ तो हमारे जितनी सुविधाएं कहाँ हैं? हमारे घर के तो हर कोने में एसी है, लेकिन भाभी के घर में तो बस एक कूलर है। कमला देवी ने जोर दिया, अरे ऐसे घरों से आई लड़कियों को हम लोग सुधार ही देते हैं। रीमा ने महसूस किया जैसे उसकी इज्जत को सबके सामने तार तार कर दिया गया हो। रात को अपने कमरे में बैठी रीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सोच रही थी, माँ ने कहा था ससुराल को अपना घर मानना, पर क्या ये घर मुझे कभी अपनाएगा? राजेश ने देखा तो बोले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रीमा ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा थक गई हूँ। लेकिन उसके मन में कहीं एक छोटी-सी चिंगारी जल चुकी थी। वो चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अब सोच रही थी कि एक दिन इन तानों का जवाब अपने काम और अपनी सच्चाई से देगी। रीमा को ससुराल आए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन सीमा का आना-जाना ऐसा था जैसे वो अभी भी इस घर में रहती हो। राजेश अक्सर ऑफिस में रहता और उसके ना रहने पर सीमा पूरे घर की कमान अपने हाथ में ले लेती। उस दिन सुबह-सुबह रीमा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। सीमा अचानक से आकर बोली, भाभी आज नाश्ते में उपमा बना लो, पापा को बहुत पसंद है। रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। वो उपमा बनाने लगी, लेकिन तभी सीमा फिर से आ गई। अरे ऐसे नहीं बनाते हैं, ये सूजी ज्यादा डाल दी है और नमक भी गलत डाला है। रीमा ने धैर्य से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करूंगी। सीमा ने भौं चढ़ाकर कहा, भाभी खाना बनाना भी कोई सीखने की चीज है, मायके में तो इतना भी नहीं सिखाया गया होगा। शाम को जब रीमा हॉल की सजावट कर रही थी, सीमा ने सोफे के कुशन उठाते हुए कहा, ये कुशन ऐसे नहीं रखते, ये तो देखने में ही बेढंगे लग रहे हैं। रीमा ने बड़ी ही नरमी से कहा, मुझे लगा कि ऐसे ही अच्छे लगेंगे। सीमा ने तुरंत कटाक्ष किया, अच्छे लगेंगे किसको? तुम्हें? अरे इस घर का हर कोना हमारे तरीके से सजेगा, तुम्हारी पसंद से नहीं। कमला देवी पास बैठी चुपचाप मुस्कुरा रही थी, जैसे बेटी की हर बात उन्हें सही लग रही हो। उस रात रीमा पानी लेने के लिए गई, तो उसने रसोई के पास में सीमा और कमला देवी की बातें सुनी। सीमा कह रही थी, अम्मा, भाभी को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा, वरना 2 दिन में राजेश को अपने इशारों पर नचाने लगेगी। कमला देवी ने धीमी सी आवाज में कहा, हाँ मैं समझ रही हूँ, अभी तो नई-नई है, धीरे-धीरे आदत डाल देंगे कि यहाँ वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। रीमा वहीं रुक गई, उसका दिल जैसे किसी ने कस कर दबा दिया हो। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ ताने ही नहीं, बल्कि एक सोचा समझा खेल है। उसके दिल में अब एक और भाव जागा, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये लोग मुझे कभी भी सांस नहीं लेने देंगे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, और रीमा के लिए ये घर किसी कसौटी से कम नहीं था। कमला देवी और सीमा अब खुलेआम नहीं, बल्कि छोटे-छोटे तरीकों से उसे परेशान करने लगी थी। ऐसे तरीके जिनमें गलती रीमा की दिखे, लेकिन खेल उनका हो। एक सुबह कमला देवी ने कहा, बहू, आज दोपहर में दाल बनाना, लेकिन देखना दाल अच्छी तरह से गल जानी चाहिए। रीमा ने दाल धोकर प्रेशर कुकर में डाली, गैस पर रखी और बाकी सब्जियां बनाने लगी। तभी सीमा आई और बिना बताए ही कुकर का गैस स्लो कर दिया। दोपहर में खाना परोसा गया तो दाल आधी कच्ची थी। कमला देवी ने तुरंत भौं चढ़ाकर कहा, ये क्या बना दिया? हमारे घर में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सीमा ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, अरे अम्मा,
शायद भाभी को गैस का टाइम पता नहीं। मायके में तो शायद गैस पर कम ही पकाया होगा। रीमा के पास सफाई देने का कोई भी सबूत नहीं था। वो चुपचाप से प्लेट में सब्जी परोसने लगी। एक दिन रीमा ने सभी के कपड़े धोकर धूप में डाल दिए। सीमा ने पीछे से आकर एक सफेद शर्ट पर हल्का सा हल्दी का पानी छिड़क दिया। शाम को जब कपड़े उतारे गए तो कमला देवी ने देखा, ये क्या, मेरे बेटे की शर्ट पर दाग। बहू, तुमसे तो सीधी धुलाई भी नहीं होती। सीमा ने तुरंत जोड़ा, भाभी को वॉशिंग पाउडर भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है शायद। रीमा समझ गई कि ये दाग उसके हाथ से नहीं हुआ, लेकिन अब सफाई देकर क्या ही होगा। रविवार को घर में कुछ रिश्तेदार आए। रीमा ने चाय और स्नैक्स तैयार किए। सीमा ने चुपके से नमक की डिब्बी से चीनी के डिब्बे में थोड़ा सा नमक डाल दिया। जब चाय परोसी गई तो एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो नमकीन चाय है। कमला देवी ने आंखें घुमाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, बहू को कुछ भी नहीं आता है। सबके सामने अपमान का ये तीसरा वार था और रीमा का दिल अंदर से चीख उठा। उस रात अपने कमरे में बैठी रीमा ने तय कर लिया था, अब मैं सिर्फ चुपचाप सहूंगी नहीं, मैं इनके हर खेल का सबूत जुटाऊंगी। रीमा को ससुराल आए हुए 1.5 महीना हो चुका था। छोटे छोटे तानों से लेकर चालाकी भरी हरकतों तक कमला देवी और सीमा ने उसे हर दिन परखा था। लेकिन आज वो दोनों कुछ ज्यादा ही गुप्त और फुसफुसाहट भरे अंदाज में बात कर रही थी। सीमा अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा, मैं सोच रही हूँ, अगर भाभी को सच में सबके सामने नीचा दिखाना है तो कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। कमला देवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बड़ा काम? सीमा ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, गहनों की चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। हमारे पास तो माँ जी की पुरानी चूड़ियाँ और हार हैं। मैं उन्हें अपने बैग में छुपा दूंगी। फिर सबके सामने कहेंगे कि गहने गायब हो गए हैं। कमला देवी कुछ पल सोचती रही, फिर धीमे से बोली, लोगों की नज़र में बहू की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर राजेश ने भी सुना तो कम से कम वो समझ जाएगा कि उसकी बीवी भरोसे लायक नहीं है। दोनों के चेहरे पर चालाक सी मुस्कान आ गई। अगले दिन दोपहर में जब रीमा कपड़े धोने में व्यस्त थी, सीमा चुपचाप कमला देवी के कमरे में गई। उसने अलमारी खोली, गहनों का डिब्बा निकाला और उसमें से एक सोने का हार और 2 चूड़ियां अपने हैंड बैग में डाल ली। उसके बाद उसने बैग को अपने कमरे की अलमारी में पीछे छुपा दिया। शाम को कमला देवी ने पूरे घर में आवाज लगाई, अरे मेरे गहने कहाँ गए? अलमारी से हार और चूड़ियां गायब हैं। सीमा दौड़ कर आई। क्या हुआ? गहने गायब? अम्मा, ये तो चोरी है। कमला देवी ने तुरंत रीमा को आवाज दी। बहू, तुम दोपहर में यहाँ आई थी क्या? रीमा चौंक गई। जी नहीं माँ जी, मैं तो कपड़े धो रही थी। कमला देवी ने भौहें चढ़ाकर कहा। देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि। वो वाक्य अधूरा छोड़कर कमरे में अफरा तफरी मचा दी। रीमा समझ नहीं पा रही थी कि ये अचानक से हो क्या रहा है, लेकिन उसके दिल में हल्की सी आशंका उठ चुकी थी। ये सब यूं ही नहीं हो सकता है, ये कोई सोचा समझा हुआ खेल है। शाम का वक्त था, घर में चाय बन रही थी और राजेश भी दफ्तर से लौटकर टीवी देख रहा था। तभी कमला देवी की ऊंची आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, मेरे गहने चोरी हो गए हैं। अलमारी से हार और चूड़ियां गायब हैं। राजेश चौंक कर उठा। क्या हुआ माँ? कब? सीमा तुरंत कमरे से निकलकर बाहर आई, नाटकीय अंदाज में, भैया, मैंने तो अम्मा को दोपहर में देखा था, गहने यहीं रखे थे। उसके बाद बस भाभी आकर इधर-उधर कुछ देख रही थी। रीमा के हाथ में चाय की ट्रे थी। वो हैरानी से बोली, क्या? मैं तो। कमला देवी ने उसकी बात वहीं पर काट दी। हाँ हाँ, तुम ही थी इधर। अब सफाई मत दो, हमारी बहुओं में कभी चोरी का नाम नहीं आया था। तुमने तो खानदान का नाम ही डुबो दिया है। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। रीमा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रीमा ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। माँ जी, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? सीमा ने नाक सिकोड़ कर कहा। अरे अगर तुमने नहीं लिया तो फिर बताओ, गहने कहाँ गए? और जब सब लोग बाहर ही थे तो तुम ही घर के अंदर थी। कमला देवी ने नाटकीय आह भरी, हे भगवान, कैसी बहू दे दी है तूने, ये तो दिन दहाड़े चोरी करती है। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। ये खेल तुम दोनों ने रचा है और मैं साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूँ। उस रात रीमा ने एक भी पल चैन से नहीं सोया। कमरे में लेटे लेटे उसने दिन भर के हर छोटे बड़े पल को याद किया। उसे साफ लगा, गहनों की चोरी महज एक इल्जाम ही नहीं, बल्कि पहले से सोचा समझा हुआ जाल था। सुबह राजेश के ऑफिस जाने के बाद रीमा चुपचाप से आंगन में सफाई करने लगी, लेकिन उसकी नज़र
अचानक से रसोई के ऊपर रखी उस लोहे की डिब्बी पर पड़ी, जिसमें पुराने बर्तन रखे रहते थे। डिब्बी हल्की सी खुली थी। जिज्ञासा से उसने उसे नीचे उतारा और जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी सांसें थम गई। अंदर वही हार और चूड़ियां चमक रही थी, जिन्हें चोरी का इल्जाम लगाकर उस पर आरोप लगाया गया था। रीमा ने तुरंत मोबाइल से तस्वीरें खींच ली और गहनों को वहीं छोड़ दिया। उसने सोचा, अभी इन्हें निकालने का समय नहीं, पहले सबके सामने ये खेल खत्म करना है। शाम को जब सभी लोग बैठक में थे, रीमा ने मीठी आवाज में कहा, माँ जी, मैंने आपके गहनों की तलाश की है और मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गए हैं। कमला देवी और सीमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सीमा ने जल्दी से कहा, कहाँ मिले? जरूर किसी कोने में रख कर भूल गई होंगी। रीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, हाँ, और वो कोना रसोई के ऊपर वाली लोहे की डिब्बी थी, जिसमें मैंने हाथ डाला तो आपके गहने चमक रहे थे। राजेश भी चौंक गया। क्या? डिब्बी में? माँ, ये गहने वहां कैसे पहुंचे? सीमा हकलाने लगी। शायद शायद किसी ने रख दिए होंगे। रीमा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मैंने इसकी तस्वीर भी खींच ली थी, ताकि कोई कह ना सके कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बैठक में एक पल को सन्नाटा छा गया। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और सीमा की आंखें नीचे झुक गई। राजेश ने सख्त आवाज में कहा, माँ दीदी, अगर ये सब रीमा को बदनाम करने के लिए था, तो ये सब कुछ बहुत गलत है। रीमा ने गहरी सांस ली। मैंने इस घर को अपना मानकर कदम रखा था, लेकिन अगर मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश हुई, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन रीमा की आवाज में वो दृढ़ता थी, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सास और ननद की पहली चाल नाकाम हो चुकी थी और अब खेल पलटने वाला था। गहनों की सच्चाई सामने आने के बाद भी कमला देवी और सीमा के मन में रीमा के लिए जहर कम नहीं हुआ था। पर अब फर्क ये था, रीमा अब पहले वाली सीधी साधी बहू नहीं रही थी। उसने भी तय कर लिया था कि ये खेल वो खत्म करके रहेगी और ऐसी चाल चलेगी कि दोनों जिंदगी भर याद रखें। अगले दिन रीमा ने चुपचाप से अपनी सहेली नंदिता को अपने घर पर बुलाया। नंदिता एक वकील थी और रीमा ने उसे सारा किस्सा सुनाया। नंदिता ने हल्की हंसी के साथ कहा, तू चाह ले तो कानून के जरिए इन्हें मैं सीधा कर सकती हूँ। रीमा ने हाँ में सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि सबके सामने इनका सच उजागर हो, ताकि दोबारा कभी मुझे या किसी को और सताने की हिम्मत न हो। घर में एक हफ्ते के बाद सीमा का जन्मदिन था। कमला देवी ने तय किया कि बड़ी धूमधाम से पार्टी होगी और रिश्तेदारों को भी बुलाया जाएगा। रीमा ने खुद आगे बढ़कर सारी तैयारी का जिम्मा ले लिया। सीमा और कमला देवी के मन में ये देखकर और भी जलन हुई कि सब रीमा की तारीफ कर रहे थे, पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये मिठास असल में रीमा का जाल था। पार्टी में जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, तो केक काटने से पहले रीमा ने कहा, आज मैं आप सबको एक छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो मुझे हाल ही में मिला है। टीवी पर वीडियो चल पड़ा। सीमा खुद रसोई के ऊपर वाले डिब्बे में गहने रखते हुए साफ-साफ दिखाई दे रही थी। पास में खड़ी कमला देवी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, बस कल इल्जाम लगाएंगे और देखना वह कैसे रोएगी। वीडियो खत्म होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। रीमा ने सबकी तरफ देखा। मैंने इस घर को तोड़ने नहीं, जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बदनाम करने की योजना बनाई गई। आज मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सब लोग सच जान लें। राजेश गुस्से से भर उठा। दीदी, माँ, आपने तो हद ही पार कर दी। कमला देवी और सीमा के चेहरे पर शर्म और हार का मिला-जुला रंग था। रिश्तेदार भी उन्हें घूर रहे थे। रीमा ने आखिर में कहा, अब से इस घर में कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। अगर फिर कभी मेरे साथ या किसी और के साथ में अन्याय हुआ, तो ये सिर्फ घर का मामला नहीं रहेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा। कमला देवी और सीमा चुपचाप से सिर झुकाकर बैठ गई। रीमा की आंखों में जीत और आत्मसम्मान की चमक थी। उसने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि इस घर में डर और अत्याचार की जड़ें भी हमेशा हमेशा के लिए हिला दी। वीडियो के बाद पूरे मोहल्ले में चर्चा थी, रीमा जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। जो लोग पहले कमला देवी और सीमा के पक्ष में बातें करते थे, अब उनसे नजरें चुरा रहे थे। कुछ हफ्तों तक कमला देवी बिल्कुल चुप रही। उनके लिए यह सबसे बड़ा झटका था कि उनकी चाल सबके सामने पकड़ी गई। धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि रीमा से दुश्मनी करने में उनका ही अपना नुकसान होना है। घर का माहौल बिगड़ा, बेटे का विश्वास टूटा और उनकी इज्जत भी चली गई। एक दिन उन्होंने रीमा के कमरे में आकर कहा,
बहू मुझे माफ कर दो, अब मैं सच में तुम्हें अपनी बेटी मानना चाहती हूँ। रीमा ने बिना देर किए उनका हाथ पकड़ लिया। सीमा शुरू में रीमा से नजरें चुराती रही, पर जब उसकी सहेलियों ने भी कहना शुरू कर दिया, तूने अपनी ही भाभी के साथ में ये किया, शर्म आनी चाहिए थी तुझको, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सीमा ने रीमा से कहा, भाभी अब से मैं आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर बनूंगी, दुश्मन नहीं। रीमा ने भी मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया था। अब घर में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कमला देवी सुबह चाय बनाकर रीमा को देती, सीमा हर काम में मदद करती, राजेश पहले से भी ज्यादा रीमा पर गर्व करता था। एक दिन मोहल्ले की महिलाओं की बैठक में रीमा को इज्जत का ताज देकर सम्मानित किया गया। सबने कहा, रीमा ने दिखा दिया कि बहू अगर समझदार और हिम्मत वाली हो तो कोई भी उसे गिरा नहीं सकता है। रीमा के चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान थी। उसने अपने दिल में सोचा, कभी कभी जीत के लिए तलवार नहीं, बस सही समय पर सच का आईना चाहिए होता है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।